नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में असेसी कौन होता है। असेसी का मीनिंग समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इनकम टैक्स जो लागू होता है वो असेसी के ऊपर होता है। तो हमको ये जरूरी होता है कि हमें पहले ये पहचान लें कि असेसी कौन कहलाता है, असेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है। असेसी की डेफिनेशन सेक्शन 27 में दी गई है। फ्रेंड्स, यदि आपने इसके पहले के जो इनकम टैक्स कोर्स की वीडियो हैं, यदि वो ना देखे हो तो पहले वो देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा आपको रहेगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। असेसी मीन्स अ पर्सन। असेसी में हर व्यक्ति शामिल होता है, एवरी पर्सन इंक्लूड होता है। पर्सन में चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, सभी शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने बेसिक जो समझाया था उसमें आपको बताया था कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो सभी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे जिनको के ऊपर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती है या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में या तो वो टैक्स भरने के लिए लाइबल होता है या फिर कोई और सम। अदर सम का मतलब ये होता है कि जैसे कि इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो भी यदि वो पे करने के लिए लाइबल है तो भी वो क्या किस में आता है, असेसी की डेफिनेशन में कवर होता है। अब इसको इन एडिशन इट इज, इसके अलावा भी एक तो ये देख लिया हमने कोई भी टैक्स या फिर कोई सम पेबल करने के लिए लाइबल है इस एक्ट में तो वो असेसी कहलाता है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें शामिल होते हैं एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ। इसके अलावा भी एवरी पर्सन, सभी व्यक्ति जिनके के ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोसीडिंग मतलब कोई कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही से मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, यदि किसी की इनकम का के लिए असेसमेंट हो रहा है। इनकम का असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बहुत कम इनकम का बता रहे हैं, या फिर इनकम जो है ईयरली 10 लाख रुपए से भी ज्यादा जा रही है लेकिन आप ना तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नहीं आपने कोई पैन कार्ड इश्यू करवाया है, नहीं कोई डिटेल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद के द्वारा भी आपकी इनकम और आपकी एक्सपेंसेस को देखते हुए वो आपकी इनकम को असेस करने के लिए आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है, कार्रवाई स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि आपकी इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है या फिर द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, या फिर एक तो आपकी खुद की इनकम, यदि आपकी खुद की इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है, आपकी खुद की इनकम के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो रही तो आप नॉर्मल एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन यदि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी अदर पर्सन, द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम के ऊपर भी असेसमेंट के लिए लाइबल है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में माइनर है, वो उसकी इनकम है लेकिन वो माइनर है इसलिए वो खुद तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, वो टैक्स पे नहीं करेगा, तो उसकी इनकम जो है उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड होती है। पेरेंट्स में भी जिसकी इनकम ज्यादा हो उसकी इनकम के साथ इंक्लूड किया जाता है। तो ये आप दूसरे व्यक्ति की, वो ये क्या है, आपके जो माइनर बेटा या बेटी है उसके इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर माइनर असेसी नहीं होगा, असेसी कौन होंगे, आप होंगे, चाहे वो उसके पिता हो या माता हो जिसकी भी इनकम ज्यादा हो। तो इस तरह से इसके अलावा भी यदि आप किसी और व्यक्ति की इनकम के लिए टैक्स देने के लिए लाइबल है या असेसेबल है तो भी आप क्या होंगे, असेसी कहलाएंगे। द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, या तो व्यक्ति के द्वारा, खुद के द्वारा, या फिर वो जिसकी दूसरे की व्यक्ति की इनकम के लिए लाइबल है टैक्स देने के लिए, उस स्थिति में यदि लॉस होता है तो भी उसके लिए वो क्या होता है, देखिए इनकम और लॉस साथ साथ में चलते हैं। यदि लॉस भी होता है तब भी वो क्या होगा, वो असेसी कहलाता है। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, यदि इनकम टैक्स में क्या होता है कई बार टीडीएस किया जाता है या हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, हमने क्या है खुद ही हमारे टैक्स का असेसमेंट किया और हमने जो टैक्स था वो ज्यादा भर दिया, तो इस स्थिति में हमको रिफंड मिलेगा। तो जब कोई यदि हमारा रिफंड ड्यू है, चाहे वो हमको रिफंड ड्यू हो या जिसके लिए हम लाइबल है, जैसे कि अभी मैंने माइनर का समझा, तो जिसके लिए हम लाइबल है यदि उसका भी यदि रिफंड ड्यू होता है, यदि आपको इनकम टैक्स में अगर गवर्नमेंट से भी कुछ इनकम आना होती है, मतलब रिफंड आना होता है, अरे इनकम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा ही पैसा हमारे पास आ रहा है, गवर्नमेंट से भी कुछ रिफंड आना होता है तो वो भी असेसी कहलाता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि जब किसी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो।
इसके अलावा एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसके अलावा असेसी की डेफिनेशन में डीम्ड असेसी भी इंक्लूड होते हैं। डीम्ड असेसी का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को असेसी वो नहीं होता लेकिन उसको असेसी मान लिया जाता है, तो मान लिया जाता है मतलब डीम्ड असेसी क्या कौन होते, तो डीम्ड असेसी होते जैसे कि मान लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो लीगल हायर्स हैं या उसके जो बेटा है या जो उसकी वाइफ है वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए हकदार होते हैं, तो और वो क्या हुआ कि उस व्यक्ति की डेथ होने के बाद उसका जो रिटर्न फाइल करना था उस इनकम पर, जो उसने जो इनकम अर्न की थी उसके ऊपर टैक्स देना था, तो अब वो टैक्स कौन देगा, अब वो टैक्स उसके जो लीगल हायर है वो टैक्स देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस डिसीज पर्सन के, और इस केस में वो डिसीज पर्सन असेसी नहीं होगा, उनके जो लीगल हायर्स है वो उसके लिए क्या होंगे, वो इनकम टैक्स में असेसी कहलाएंगे, वो कौन से असेसी कहलाएंगे, डीम्ड असेसी कहलाएंगे, मतलब कि उनको असेसी मान लिया जाता है और अब उनको उन अदर थर्ड पर्सन की इनकम पर, डीम्ड असेसी में क्या होता है, हमको थर्ड पर्सन की जो इनकम होती है उसके थर्ड पर्सन की इनकम या लॉस है उसके ऊपर हमको हमारी लाइबिलिटी आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, एक तो डिसीज पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, कोई नॉन रेसिडेंट व्यक्ति है वो इंडिया से बाहर सालों से रहता है लेकिन इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर उसको रेंटल इनकम होती है, तो रेंटल इनकम मान लीजिए अब उसको रेंटल इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना है, तो इसके लिए वो खुद तो नहीं आएगा, इसके लिए क्या करेगा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देता है, या यदि उसको कोई रिलेटिव है इंडिया में तो उसको अपॉइंट कर देता है कि आपको मेरी ओर से सारी कार्रवाई करना है, तो वो भी क्या होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उस केस में वो एजेंट जो होते हैं या जो रिलेटिव होते हैं वो क्या कहलाएंगे, डीम्ड असेसी। इसके अलावा डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट असेसी जो कहलाते हैं, डिफॉल्ट असेसी का मतलब होता है हर कोई व्यक्ति जो इस एक्ट के इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत कोई डिफॉल्ट में होता है, डिफॉल्ट में होता है मतलब कि जैसे कि किसी के ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजन लागू हो रहे हैं और वो उन प्रोविजन को कोई स्टेचुरी प्रोविजन है जिनको कि उसको क्या करना है, उसका पालन करना है, लेकिन वो उन जो अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं करता है तो वो डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट कहलाता है। असेसी इन डिफॉल्ट मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि टीडीएस का अगर होता है तो जैसे कि हम एम्प्लॉयर की बात करें तो कोई एम्प्लॉयर तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय से टीडीएस डिडक्ट करे उसकी इनकम से और वो टीडीएस अमाउंट जमा करे गवर्नमेंट को, उसको क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉय से टीडीएस की अमाउंट डिडक्ट करके सैलरी में से वो डिडक्ट अमाउंट उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करानी होती है, और यदि वो एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, ना तो टीडीएस करता है और न ही वो टीडीएस को जमा करवाता है, तो ऐसी स्थिति में वो असेसी इन डिफॉल्ट के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स के प्रोविजन कोई भी स्टेट्यूटरी प्रोविजन लागू होते हैं और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आप असेसी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह से असेसी की डेफिनेशन में सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके ऊपर चाहे खुद के लिए या किसी और के लिए कुछ भी लाइबिलिटी आती है, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं, असेसी के। तो यहाँ पर आप असेसी के टाइप्स भी अगर समझे तो एक तो रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल असेसी जो खुद की इनकम के लिए लाइबल हो, रिप्रेजेंटेटिव असेसी जो किसी थर्ड पर्सन की व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ओर से वो सारी कार्रवाई करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी होता है। फिर एक हमने समझा था डीम्ड असेसी, डीम्ड असेसी मतलब किसी दूसरे की व्यक्ति की इनकम के लिए उसको डीम्ड असेसी मतलब उसके लिए असेसी मान लिया जाता है तो डीम्ड असेसी होता है, और एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट, जबकि जो कि कोई भी प्रोविजन फॉलो करने से पूरा करने से वो चूक जाता है तब वो क्या कहलाता है, असेसी इन डिफॉल्ट।